हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए थे एनडीए 2017 के पहले पेपर में। 111 नंबर का प्रश्न है जो पूछा गया था, राजा कृष्ण देव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। विदेशी यात्री पेस और नुनीज उनके दरबार में आए थे। उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्त मर्यादा की रचना संस्कृत में की। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। और कथन असत्य बताना है, कौन सा कथन असत्य है। यहाँ डी ऑप्शन असत्य है, अमुक्त मर्यादा वाला। कृष्णदेव राय का जो काल था, राज्यकाल था, वो 1509 से 1529 ईस्वी के, ये बाबर के समकालीन थे और विजय साम्राज्य के राजा थे। और इन्होंने जो अमुक्त मर्यादा पुस्तक है, अमुक्त मर्यादा जो है वो इन्होंने तेलुगु भाषा में लिखी है, संस्कृत में नहीं लिखी है। तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे, जिन्हें हम अष्टदिग्गज के नाम से जानते हैं। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं 113 नंबर का प्रश्न। 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था। ऑप्शन में है, ये अफवाह कि ब्रिटेन वासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूर्ण मिलाया था। यह भविष्यवाणी की प्लासी के युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत होगा। ब्रिटिश शासन के सामान्य जन में असंतोष। यह भविष्यवाणी थी कि ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और रामराज्य फिर से आएगा। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा कारण नहीं है। 5 सेकंड है। तो यहाँ ये डी ऑप्शन मेल नहीं खाता है, तो ये कोई कारण नहीं था 1857 के विद्रोह का कि कलयुग का अंत होगा और रामराज्य फिर से आएगा। अब बात करते हैं 114 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की एक विशेषता नहीं थी। 4 ऑप्शन है। 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और आंसर सोचिए और देखिए कौन सा इसमें असत्य कथन है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन यहाँ ये असत्य है। वेलेस्ली की सहायक संधि की विशेषता नहीं है कि संधिबद्ध राज्य को ब्रिटिश शासन के सहयोग के बिना सभी आंतरिक खतरों से अकेले निपटना होगा। बात करते हैं वेलेस्ली की सहायक संधि की। वेलेस्ली जो थे वायसराय थे और उनका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 तक थे। और भारत में जो सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये क्वेश्चन कई बार भी पूछा जा चुका है। तो पुर्तगाली गवर्नर डुप्ले ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, सहायक संधि का। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद के निज़ाम थे। निज़ाम ने सन 1798 में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। 1801 में अवध के नवाब ने, 1801 में ही पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, और भी बहुत लोगों ने इस क्रम में सहायक संधि को स्वीकार किया। प्रश्न पूछा गया था, चटगांव समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन में 4 हैं। वीडियो पॉज करके एक बार ऑप्शन देखिए और फिर सही उत्तर का चयन कीजिए। जो इनमें से कथन सही नहीं है उसका चयन कीजिए। यहाँ बी ऑप्शन सही नहीं है। इसके जो नेता वो सूर्यसेन समूह में जुड़ने वाले से पहले ढाका में वकील थे, वो वकील नहीं थे। ये चित्र है सूर्यसेन जी का, और इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की भी स्थापना की थी। चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व भी किया था और ये प्रोफेशन से एक शिक्षक थे। लोग इन्हें प्यार से मास्टर दा कहकर संबोधित भी करते थे। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो मेदिनीपुर जेल में इनको फांसी दे दी गई थी 1934 में। प्रश्न पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता कौन सी है। ऑप्शन में है, इस आंदोलन में स्त्रियों ने भूमिका नहीं निभाई। आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में नासिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आधार था। यह जमींदार विरोधी हिंसा के रूप में चिन्हित था। भारत के विभिन्न जगहों में यह समानांतर सरकारों के उभार के रूप में चिन्हित था। 5 सेकंड है, वीडियो पॉज करके एक बार आंसर सोचिए। यहाँ डी ऑप्शन सही है। भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकारों के उभार के रूप में चिन्हित था, तो ये इसकी मुख्य विशेषता थी। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। 19 जुलाई 1942 को
वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया एवं इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद, जब प्रयागराज नाम था उसका, तिलक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक, जो मुंबई या बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा गया था 133 नंबर का, 1904 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने निम्नलिखित घोषणा की थी? यानी कि क्या थी? संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा, यह पूर्णतः सत्य है और इस योजना का एक गुण है। यह कथन किसने कहा था? 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिए। ऐसा कहा था एच रिजले जी ने, एच रिजले, इन्होंने ऐसा कहा था। प्रश्न पूछा गया था 4 फरवरी 1928 को किसने बारदौली सत्याग्रह का आरंभ किया? आंसर दीजिए। वल्लभ भाई पटेल ने। और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 फरवरी 1928, ये डेट कई बार पूछी गई है एग्जामों में। बारदौली सत्याग्रह जो था वो एक प्रमुख किसान आंदोलन था जो 1928 में गुजरात में हुआ था। उस समय क्या था कि प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी, तो उसका जमकर विरोध करने के लिए ही यह सत्याग्रह किया गया था। प्रश्न पूछा था अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिए वीडियो पॉज करके। मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया। यह प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? 4 ऑप्शन है, भावनगर, मैसूर, जूनागढ़, काठियावाड़। आंसर दीजिए सभी। यहाँ मैसूर ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार महात्मा गांधी को दे दिया, किंतु आंदोलन प्रारंभ करने से पहले ही महात्मा गांधी ने एक बार फिर सरकार से समझौता करने का प्रयत्न किया और इस हेतु लॉर्ड इरविन को 2 मार्च 1930 को एक पत्र लिखा। इस पत्र में 11 मांगों का उल्लेख किया गया जो जनवरी 1930 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, और उन्होंने यह भी कहा कि यदि अंग्रेज सरकार ने उन मांगों को पूरा नहीं किया तो वे 12 मार्च 1930 को नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। इरविन ने आगे चलकर इस पत्र का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और 12 मार्च को दांडी मार्च शुरू किया। प्रश्न पूछा गया था बादशाह नामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन है, अब्दुल हामिद लाहौरी, अबुल फजल, शाहजहां, सदुल्ला खान। 5 सेकंड आंसर दीजिए। अब्दुल हामिद लाहौरी, बादशाह नामा या फिर पादशाह नामा भी इसको बोलते हैं। अब्दुल हामिद लाहौरी इसके लेखक थे। ये देखिए चित्र है बादशाह नामा पुस्तक का, और ये शाहजहां के ऊपर लिखी थी अब्दुल हामिद लाहौरी ने। अब्दुल हामिद लाहौरी जो थे अबुल फजल के शिष्य थे। 146 नंबर का प्रश्न पूछा गया था फतेहपुर सीकरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन, यह अजमेर की ओर जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जुमा मस्जिद से लगा हुआ संगमरमर का एक मकबरा शेख सलीम चिश्ती को अधिकृत किया। मेहराबी प्रवेश द्वार या बुलंद दरवाजा दर्शनार्थियों को मुगलों की गुजरात पर विजय का स्मरण करवाने के लिए बनाया गया था। या फिर 1585 में मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी से दिल्ली में स्थानांतरित की गई। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। तो यह कथन सही नहीं है फतेहपुर सीकरी के बारे में, तो हमारा आंसर है डी।